और हम जिस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 12 की बात कर रहे हैं। और अब तक हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले बजट, देन बजट सेट पढ़ चुके हैं, देन बजट लाइन पढ़ चुके हैं हम लोग। बजट लाइन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह के चेंजेस बनते हैं वो पढ़ चुके हैं। और उसके बाद कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आईसी कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। और इंडिफरेंस कर्व में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है या उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम आ चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। इट मींस ह्रासमान विस्थापन दर क्या होती है और इसकी वजह से आईसी कर्व का स्लोप नेगेटिव स्लोप क्यों होता है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं ह्रासमान विस्थापन दर। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट सेशन भी लेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे यूटिलिटी और यूटिलिटी के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या हिंदी में इसे हम बोलते हैं ह्रासमान विस्थापन दर क्या होती है या ह्रासमान विस्थापन दर किसे कहते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। तो उस पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं फ्लैशबैक में। और कल मैंने आपको कुछ टॉपिक, कुछ हिंट दिए थे कि जब भी आईसी कर्व को हम मेंटेन करते हैं या उसको ड्रॉ करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको ये कहा था कि दो कमोडिटी में से एक कमोडिटी को अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमें दूसरी कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस अगर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये हमने कल पढ़ा था। और यहीं से हम इसको शुरू करते हैं कि ह्रासमान विस्थापन दर एक्चुअल में होती क्या है। तो ह्रासमान विस्थापन दर ये कहती है कि यदि हम किसी एक कमोडिटी की एडिशन यूनिट्स को अगर यूज करें या इसको बढ़ाएं या किसी एक वस्तु की एक इकाई को बढ़ाएं, तो ऐसी कंडीशन में उसके कंपेयर में जो दूसरी वस्तु है उसकी सैक्रिफाइस की जाने वाली क्वांटिटी जो होती है उस बढ़ाई जाने वाली मात्रा के लिए क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक कमोडिटी की एडिशन यूनिट्स को अगर इंक्रीज करना है तो उसके कंपेयर में जो उसकी दूसरी जो गुड्स दे रखी है, उसकी जो उसके कंपेयर में जो दूसरी कमोडिटी दे रखी है उसकी हम कितनी मात्रा सैक्रिफाइस करेंगे। हम उस एक एडिशन यूनिट्स को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी की जितनी मात्रा सैक्रिफाइस करेंगे या जितनी क्वांटिटी सैक्रिफाइस करेंगे, वो सैक्रिफाइस की रेट जो होती है वही कहलाती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और हम दो कमोडिटी ले लेते हैं, दो गुड्स ले लेते हैं। एक को नाम देते हैं एक्स और दूसरे को नाम दे देते हैं वाई। चलते हैं, हम शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमारे पास दो कमोडिटी या दो गुड्स हैं, एक है एक्स और दूसरी है वाई। अब हमें एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। तो यदि हम एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें वाई की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इट मींस अगर एक्स की मात्रा बढ़ाते हैं तो वाई की मात्रा को हमें छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए हम, और टेबल से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कप ऑफ टी और यहाँ ले लेते हैं बिस्कुट। कॉम्बिनेशन ए की बात करते हैं और कॉम्बिनेशन ए के ऊपर 1 कप ऑफ टी और बिस्किट्स की क्वांटिटी हम ले लेते हैं 12, देन 50 ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। और यहाँ लगा लेते हैं हम एमआर, साथ साथ एमआर भी निकाल ही लेते हैं। कप ऑफ टी 2, देन 38, कप ऑफ टी 4, 5, देन 6।
कॉम्बिनेशन लिए हैं और इन 6 कॉम्बिनेशन में कफ ऑफ टी जो है उसकी 1 एडिशन यूनिट्स को हर बार हम इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 1 था, देन इंक्रीज करके हमने 2 करी, 2 से फिर इंक्रीज करके हमने 3 करी, 3 से वापस 1 एडिशन यूनिट इंक्रीज करके 4 करी, देन 5 और देन 6। तो जैसे जैसे मैंने कफ ऑफ टी की एक, इसको हम x मान सकते हैं और इसको हम मान लेते हैं y। तो जैसे जैसे मैंने x की एक एडिशन यूनिट्स को इंक्रीज करना शुरू किया वैसे वैसे मैंने क्या किया, y बिस्किट्स जो दे रखे y की क्वांटिटी को मैंने सैक्रिफाइस या डिक्रीज करना शुरू कर दिया। पहले 53 कप ऑफ टी 1 के साथ, फिर हमने जैसे ही एक इंक्रीज की हमने इसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अगेन 1 एडिशन, अगेन डिक्रीज, अगेन 1 एडिशन यूज करी, फिर डिक्रीज करी, फिर यूज करी, फिर डिक्रीज, देन इस तरह से हमने डिक्रीज कर ली। तो एमआरएस जो बनी हमारी वो क्या बनी, तो 1 एडिशन यूनिट्स इंक्रीज करने पर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बनी, यहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट में लिख पाएंगे हम, डेश लगाएंगे फर्स्ट में 1:12। इट मीन्स 50 में से 38 माइनस किया तो 12 मात्रा को हमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। अगेन 38 में 28 माइनस करा तो हमने 10 सामने लिख लीजिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो हमने आपके लिए एमआरएस बना दी है। मैंने कहा था कि एमआरएस क्या होती है कि यदि किस एक्स यूनिट्स को हम इंक्रीज करेंगे तो वाई को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो 1 एडिशन यूनिट्स के लिए जितनी भी सेक्रीफाइस हो रही है वो सेक्रीफाइस होने वाली रेट जो होती है वो क्या होती है, हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। और देखो हमने यहाँ बना दी है 50 से 38, 12 डिक्रीज सेक्रीफाइस करी हमने तो 1:12 कर दिया, देन हमने 10 सेक्रीफाइस करी और 28 पर आ गए तो 1:10, देन 7 करी हमने 1:7, देन 4 करी 1:4 और देन 2 करी तो 1:2। तो ये जो हमारा 1:12, 1:10, 1:7, 1:4 और 1:2 जो है ये है हमारी एमआरएस, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमें ये बताती है कि यदि हम किसी एक वस्तु की मात्रा को इंक्रीज करें तो ऐसी कंडीशन में हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा। तो उस एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा लेने के लिए छोड़ी गई मात्रा जो होती है, सेक्रीफाइस की जाने वाली मात्रा जो होती है वो उसकी क्या कहलाती है, ह्रासमान विस्थापन दर कहलाती है। इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा MRS इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। x के लिए y की कितनी मात्रा सेक्रीफाइस करेंगे उसको यदि हम इस तरह से रेशियो में डाल देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा MRS का फॉर्मूला। ये होता है MRS का फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम बनेगा डिमिनिशिंग या नेगेटिव स्लोप वाला कुछ इस तरह से, ये होता है इसका डायग्राम। आप इसको ड्रॉ करोगे, प्लॉटिंग कर लीजिएगा, कप ऑफ टी को ले लीजिएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पर और बिस्किट्स ले लीजिएगा वर्टिकल के ऊपर और यहाँ इसको शो करोगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर ले लीजिएगा बिस्किट्स और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। और जितने भी हमने टेबल में जो मेंशन किए हैं डेटा तो इनको आप एक बार प्लॉटिंग करिएगा और इस तरह से आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे और इन पॉइंट्स को आप क्या कर दीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा। तो इस तरह से ज्वाइन होने वाले जो भी है उसको यदि आप इस तरह से ज्वाइन करोगे तो इस तरह का जो कर्व बनेगा वो कहलाएगा आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे बड़ी जो मेन रीजन है इसका कि हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही है क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा आईसी कर्व जो था उसका स्लोप जो होता है वो इसी की वजह से नेगेटिव स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट होता है एंड डाउनवर्ड्स होता है।
लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड्स एंड नेगेटिव स्लोप वाला एमआरएस की वजह से ही आईसी का भी क्या होता है, नेगेटिव स्लोप वाला होता है। तो ये था हमारा आज का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम कल के सेगमेंट में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे यूटिलिटी, देन हम पढ़ेंगे यूटिलिटी के कंसेप्ट जिसमें कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे और देन हम चलेंगे इसके आगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। इको जेड को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। तब तक के लिए गुड बाय।